गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज का सेट नंबर 90 है जी। सेट नंबर 92 आज हम लोग करेंगे। 92 आज का सेट नंबर 92 का क्वेश्चन नंबर 1 मीन्स जोग्राफी का 71। वेरी गुड इवनिंग वाणी को morning। आप लोग सभी लाइव हो जाएं। ये आज का नंबर 71। ठीक है जी, चलिए शुरू कर लेते हैं। अवसादी शैलों के संदर्भ में दिए गए कथनों का अध्ययन की तथा इनमें असत्य कथनों की पहचान के असत्य कथन की पहचान करना है। किसके विषय में? अवसादी शैल यानी अवसादी चट्टान के विषय में हमें करना है। प्रणाम जी कुमार नाम। तो अवसादी चट्टानों के बारे में हमें यहाँ देखना है कि असत्य कथन इसमें से कौन से हैं। अवसादी शैलों का निर्माण विभिन्न प्रकार के शैल अवसादों के निक्षेपण से होता है। ये बिल्कुल सही है। यह शैल अत्यधिक कठोर होता है। ये कठोर नहीं होता है क्योंकि ये नरम होता है। एक अत्यधिक कठोर नहीं होता है, नरम होता है। कठोर कौन होगा? आपके आग्नेय चट्टान होगा, आग्नेय शैल होगा। तो ये क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। पृथ्वी पर अवसादी शैल का विस्तार कम है। कम भी नहीं है, ज़्यादा है। ज़्यादा होता है और लगभग 75% हमारे पृथ्वी के सतह पर अवसादी शैल का विस्तार पाया जाता है। 75%। ठीक है, तो ये भी क्या है? गलत है। क्वेश्चन पूछा जा रहा असत्य। असत्य आपके क्या है? 2 और 3 है। तो 2 और 3 आपके क्या हो जाएंगे? असत्य, यानी सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? 71 का बी होगा। सही उत्तर 71 का। ठीक है, ध्यान से देखिए। अवसादी शैल का निर्माण विभिन्न प्रकार के शैल अवसादों के निक्षेपण से होता है, अर्थात अवसादी चट्टान का। अवसादी चट्टान का ही मतलब होता है परतदार चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। और इसका अपरदन द्वारा बहाकर लाए गए मलबे के निक्षेपण, जब निक्षेपण होता है तभी, यानी डिपोजिशन होता है तभी अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। और ये चट्टान कठोर नहीं, नरम होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये मुलायम होता है। और पृथ्वी पर अवसादी शैल का विस्तार कम नहीं, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल पर देखा जाए तो 75% अवसादी चट्टान का ही विस्तार पाया जाता है। ठीक है, तो इसके सही उत्तर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, इसे क्या कहते हैं? पैंजिया कहते हैं। ठीक है, पैंथलासा जल को कहा गया है, जलीय भाग को क्या कहा गया है? पैंथलासा। और लॉरेशिया कहा गया है आपके उत्तरी भाग को। उत्तरी भाग को लॉरेशिया या अंगारा लैंड, अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। अब इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर इस प्रकार की एक भूखंड था। है जी, एक प्रकार के भूखंड था और इसी भूखंड को क्या कहा गया है? तो पैंजिया कहा। ठीक है, इसे कहा गया है पैंजिया। और बाकी जो था ये सभी के सभी जलीय भाग हैं, जल था, अर्थात एक महासागर था। ठीक है, ये एक महासागर था और इस महासागरीय भाग को पैंथलासा कहा गया है। अब ये भाग जो हैं एक 2 भागों में विभाजित हो
है, ये दो भागों में विभाजित हो गया और ये दो भागों में जब विभाजित हुआ तो कुछ जल इसके अंदर प्रवेश किया और इसी जलीय भाग को एक सागर का नाम दिया गया और इसे तैथिस सागर हुआ। अब ये दो भाग जो बने, एक का नाम हो गया अंगारा लैंड, एक हो गया अंगारा लैंड। इसे ही लौरेशिया के नाम से जाना जाता, लौरेशिया कहा जाता है। और ये जो भाग है ये गोंडवाना लैंड बने, गोंडवाना से गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। ठीक है, गोंडवाना लैंड से जाना गया। गोंडवाना लैंड से चार महाद्वीपों का निर्माण हुआ। चार महाद्वीप, चार महाद्वीपों का निर्माण हुआ। कौन कौन से द्वीप बने? इससे दक्षिण अमेरिका बना, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप बना। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप बना, अंटार्कटिका बना, अंटार्कटिक महाद्वीप बना और एक ऑस्ट्रेलिया बना। ये ओशियाना के नाम से भी जाना जाता है। चार महाद्वीपों का निर्माण गोंडवाना लैंड से बना और तीन महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ? अंगारा लैंड से। तो कौन कौन सा हुआ? उत्तरी अमेरिका, ठीक है, यूरोप और एक एशिया है। ये तीन महाद्वीपों का निर्माण आपके अंगारा लैंड अर्थात लॉरेशिया से हुआ और गोंडवाना लैंड से चार महाद्वीपों का निर्माण। ठीक है, और ये भूखंड को क्या कहा गया है? तो पैंजिया, सिंगल भूखंड जो था, एकल भूखंड था, उसे पहले पैंजिया नाम दिया गया। उसके बाद में दो भागों में विभाजित हुआ, एक को अंगारा लैंड, दूसरे को गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से तीन महाद्वीपों का निर्माण हुआ और गोंडवाना लैंड से चार महाद्वीपों का निर्माण हुआ। जब ये भाग दो भागों में विभाजित हुआ था तो जल जहाँ प्रवेश हुआ था तो एक सागर बन गया और इस सागर को तैथिस सागर के नाम से जाना जाता था। उसी तैथिस सागर में बहुत सारे पर्वतों का निर्माण हुआ है, जिसमें से हमारा हिमालय पर्वत भी का एक भाग है। हाँ, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, आर ज्योग्राफी, आपके इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, सभी भूगोल से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें 80 क्वेश्चंस वाले भी होते हैं, सीआरटी वाले भी होते हैं, सबके लिए है, ये के लिए बराबर है। सभी बच्चे इसे देख सकते हैं, कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 72 का सही उत्तर इसमें क्या हो रहा है? पैंजिया। पैंजिया आपके सही उत्तर होंगे बी। मैदान के संबंध में दिए गए कथनों में सही कथन का चुनाव करना है। मैदान सामान्यतः समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचे होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, सही कथन करने हैं। मैदान का निर्माण नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा होता है, नदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा होता है, ये भी सही है। मैदानी भाग में पठारी क्षेत्र की तुलना में कम जनसंख्या पाई जाती, तो सबसे ज़्यादा ये गलत होगा क्योंकि मैदानी भाग में जनसंख्या ज़्यादा होती है, पठारी भाग में कम होता है। ठीक है, मैदानी भागों में सबसे सबसे अधिक जनसंख्या संख्या की केंद्रन सबसे अधिक
संकेंद्रण कहाँ होगा, तो मैदानी भाग में। इसके कारण ये क्या है, गलत है। ए और बी आपके सही होंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक आपके सही उत्तर होंगे डी है जी। सही उत्तर आपके 73 के क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। ये फिर बढ़ जाते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है। सबसे अधिक हमारे वायुमंडल में कौन से गैस पाए जाते हैं, उसके बाद उसके तो वैसे देखा जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके 99% ये दोनों ही हो जाते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन आपके 21%। 1% जो बच जाता है तो 1% में ही आपके अन्य गैस सम्मिलित होते हैं। तो इसमें देखते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सही होगा आपके। ऑक्सीजन आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपके बी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है। ऑर्गन की मात्रा 2.93% होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है, ठीक है जी। परसेंट होता है। सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, बी हो जा रहे हैं। 74 के सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी हो। ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी इज योर राइट आंसर। नंबर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ली जाए। वेरी गुड। तीसरी, उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक तथा पूर्वी दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, उसका कारण है। उसका क्या कारण है, तो देखते हैं। समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं, ये एक सही है। क्योंकि उष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आपको केंद्र में निम्न वायु दाब होना जरूरी है, लो प्रेशर। और आपके हाई प्रेशर किधर होता है, तो बाहर की ओर होता है हाई प्रेशर आपके किधर होंगे, बाहर की ओर होगा। तो देखेंगे बाहर से अंदर की ओर हवाएं जो है चक्र करती हुई पहुंचती, इसी को कहा जाता है चक्रवात, ठीक है। चक्रवात देख रहे हैं, हवाएं क्या है कि बाहर से केंद्र की ओर पहुंच रही, इसका मतलब कि ताप केंद्र में क्या है, ज़्यादा है। इसके कारण वायु दाब क्या बना है, निम्न बना है, और उच्च वायु दाब बाहर है। और इसी क्षेत्र में इस प्रकार से उड़ती हुई हवाएं आती है, इसी को कहा जाता है चक्रवात, ठीक है। और चक्रवात की उत्पत्ति हमेशा कहाँ होती है, तो जलीय भाग में होती है। चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होगी, हमेशा जलीय भाग में होगी, जब जल का ताप क्या होगा, अधिक होगा। तो स्थलीय भाग से पवन जलीय भाग की ओर एक चक्र की तरह घूमती हुई आती है, ठीक है। तो ये समुद्री पृष्ठ के ताप निम्न होते हैं। ताप क्या होता है, निम्न होगा। जब ताप निम्न होगा तो वायु दाब क्या बन जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो ये कहाँ निम्न होता है, तो आपके दक्षिणी अटलांटिक में, दक्षिणी अटलांटिक ले लीजिए और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत ले लीजिए, इस क्षेत्र में स्थल का अभाव होता है। इसके कारण जल का ताप उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में कम होता है। जल के सतही जल का तापमान उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में कम होता है। तो ये आपके सही है, समुद्री पृष्ठ के ताप निम्न होते हैं। दूसरा चीज, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसार क्षेत्र ITCZ विरल होते हैं, ठीक है। वहाँ विरल होते हैं, तो विरल की जहाँ बात है ये गलत है, क्योंकि वहाँ विरल नहीं होता है। सबसे कम विरल होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ITCZ का प्रभाव आपके कहाँ पड़ेगा, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ITCZ का प्रभाव सबसे अधिक होता है, ठीक है।
और ऊंची अक्षांशों की तरफ जहां सूर्य का लंबवत नहीं होता है तो वहां आईटीसी जेड क्या हो जाता है, विरल हो जाता है। तो इन क्षेत्रों में आईटीसी जेड क्या होता है, विरल होता है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये विरल होता है। कोरियलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है। ठीक है, कोरियलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है। तो इस क्षेत्र में कोरियलिस बल आपके दुर्बल नहीं होते हैं। कोरियलिस कोरियलिस बल दुर्बल आपके कहाँ होगा, तो इक्वेटर पे होगा, अर्थात भूमध्य रेखा पर नामात्र के होते हैं और उसके बाद में ये बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ दुर्बल नहीं होता है। ठीक है, अत्यंत दुर्बल, तो यहाँ दुर्बल नहीं होता है, दुर्बल नहीं होता है, नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या होगा, आपके गलत होगा। ठीक है, गलत होगा। का कारण क्या है, तो समुद्री पृष्ठ के ताप निम्न होते हैं, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र आईटीसी जेड विरल होते हैं, विरल होते हैं। तो ये आईटीसी जेड की जहाँ बात हो रही है तो ये आपके एक कारण नहीं बनता है, क्योंकि आईटीसी जेड का ये कारण नहीं बनता है, क्योंकि आईटीसी जेड आपके कहाँ होते हैं, इस क्षेत्र में आईटीसी जेड आपके क्या होंगे, विरल होंगे। वो बात तो सही है, उत्पन्न नहीं होता है, इसका कारण ये नहीं हो। ठीक है, सिर्फ कारण आपका क्या बन रहा है, एक ही बन रहा है, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण अभिसारी क्षेत्र आईटीसी जेड विरल होता है, विरल होता है यहाँ। है, तो ये कारण, ये भी कारण नहीं होगा। कारण आपका एक ही हो रहा है, समुद्री पृष्ठ के ताप निम्न होते हैं, यानी ए आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। टेम्परेचर ऑफ सी सरफेस इज, यही आपके सही उत्तर होंगे, सिर्फ ए होंगे। बी और सी आपके क्या हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं। सिर्फ सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मृदा निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करना है। मृदा निर्माण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, इसमें रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं चलती रहती है, बिल्कुल सही है। मृदा के निर्माण में आपके रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं चलती रहती है, केमिकल, फिजिकल एंड बायो, ये प्रोसेस जो है ये चलता रहता। सही है वो। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैव पदार्थों से होता है। ठीक है, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज एवं जैव पदार्थों से होता है, ये भी सही है। मृदा निर्माण या मृदा जनन केवल अपर्दन कार्य पर निर्भर करता है, ये गलत है। केवल अपर्दन कार्य पर निर्भर नहीं करता है, ये आपके जलवायु पर भी निर्भर करता है कि वहाँ की जलवायु क्या है। ठीक है, फिर उचावच पर भी, उचावच उचावच पर भी निर्भर करता है। ठीक है, के बाद में आपके समय पर भी निर्भर करता है। मृदा के निर्माण में समय भी एक बहुत बड़ा कारक होता है। ठीक है जी, कारक होता है जलवायु, फिर आपके ऊंचावच भी, ऊंचा और नीचे, और उसके बाद में समय तो है ही। तो सिर्फ अपर्दन कार्य पर निर्भर नहीं है मृदा निर्माण, क्योंकि जलवायु भी वहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, ऊंचावच भी होता है, समय भी होता है। इसके कारण ये क्या है, गलत है, गलत है। यहाँ सही नहीं है पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपके तीन जो है सही नहीं है, तो केवल थ्री आपके क्या होंगे, सही नहीं है। ये सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं, सी हो जा रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया में इनमें से कौन सही नहीं है, तो सही आपके तीन नहीं है, तो तीन यहाँ दिया गया है ऑप्शन में सी, केवल तीन सही नहीं है, बाकी दो मृदा निर्माण की प्रक्रिया सहयोग प्रदान करते हैं, एक और दो वो सही है, लेकिन ये सही नहीं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कथन सही नहीं है, तो तीन आपके क्या होंगे, सही नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय घास।
प्रेरी आपके ये शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। ये क्या होगा? शीतोष्ण कटिबंधीय कटिबंधीय घास का मैदान है। इसकी अवस्थिति आपको कहाँ मिलेगा? यूएसए एवं कनाडा में है जी। टीपी की बात करें तो ये भी आपके शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। घास का मैदान है और इस अवस्थित आपको कहाँ मिलेगा? यूक्रेन में मिले। यूक्रेन यूरोप में, यूरोप का एक देश है यूक्रेन, वहाँ मिलेगा। कहा जा रहा है उष्ण कटिबंधीय, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सवाना। सवाना मुख्य रूप से ये उत्तरी उत्तरी अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाया जाता है और बाकी अन्य क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, लेकिन उसका नामकरण अलग अलग किया गया। ठीक है, तो इसके सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। 77 के सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा देश गन्ने से बने चीनी के प्रमुख निर्यातक देश? चीनी के प्रमुख निर्यातक देश की बात करें तो ब्राजील है। ब्राजील इसमें नहीं दिया। प्रमुख उत्पादक देश और निर्यातक देश भी है कौन? तो आपके ब्राजील। तो इसमें क्यूबा, क्यूबा है, ब्राजील नहीं है, क्यूबा है, भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, मॉरिशस। ये सभी के सभी सही उत्तर हैं, क्योंकि ये सभी के सभी देश गन्ने से बनी चीनी के प्रमुख निर्यातक देश। ये सभी के सभी देश चीनी से क्या बनाते हैं? आपके गन्ने से चीनी बनाते हैं। लेकिन यूरोप महाद्वीप जो है, वहाँ जो चीनी का निर्माण किया जाता है तो वहाँ चुकंदर से किया जाता है, शुगर बीट से, चुकंदर से वहाँ चीनी का निर्माण किया जाता है। परंतु ये सभी देशों में चीनी का निर्माण गन्ने से किया जाता है और काफ़ी मात्रा में उत्पादन भी किया जाता है। अतिरिक्त को ये लोग क्या कर देते हैं? अन्य देश को बेच देते हैं, जिसे निर्यात कहा जाता है। तो ये सभी के सभी देश हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि मॉरिशस भी है। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। चारों के चारों है। ठीक है जी, चारों के चारों देश को रखा जाता है निर्यातक देश में। चीनी के निर्यातक देश मॉरिशस की बात करें, ठीक है, तो मॉरिशस में भारतीय मजदूरों को बुलवाकर सबसे पहले वहाँ एक ही फसल उगाई गई थी, मॉरिशस। ठीक है, और आज के डेट में मॉरिशस भारतीय लोग ही हैं। और वहाँ की जो भाषा है, या वहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है मॉरिशस की, वो भोजपुरी है। भोजपुरी है राष्ट्रीय भाषा वहाँ की। तो भारत के सबसे ज़्यादा लोग मॉरिशस रहते हैं, जो आज वो विदेशी हो गए हैं। तो यहाँ ऊख की खेती खूब मात्रा में की जाती है। क्यूबा तो वैसे चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है। भारत में अच्छा मात्रा में उगाई जाती है, ईख से चीनी उत्पादन की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी ईख उगाई जाती है। ठीक है, और ये सभी के सभी देश जो हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के देश, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के देश हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में की जाती है। नेक्स्ट आते हैं, ये सभी के सभी राइट हैं। चारों उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर होगा। विश्व में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सबसे ज़्यादा विश्व में चीन सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है। इंडिया के बाद भारत, उसके बाद इंडोनेशिया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर क्या हो जाएंगे इसके? ई हो जाए। ठीक है, विश्व में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक देश आपकी चीन है, दूसरा हमारा भारत, और तीसरा इंडोनेशिया, चौथे नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। इस हिसाब से अवरोही क्रम में ये दिखाया गया है, तो सही उत्तर आपके सी हो जाएंगे।
विश्व सड़क जाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विश्व सड़क जाल, इतने सारे सड़क हैं, यानी कि राजमार्ग का निर्माण विश्व में सबसे अधिक कहाँ किया गया है, इसी के विषय में पूछा गया है कि विश्व सड़क जाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, विश्व की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में लगभग 33% क्या है, राजमार्ग है। इस सड़कों का निर्माण किया गया है। रूस में महामार्ग क्रिस क्रॉस का निर्माण करते हैं। क्रिस क्रॉस का निर्माण आपके कहाँ, रूस में नहीं होता है। रूस में नहीं होता है क्योंकि ये आपके यूएसए में है। यूएसए में है। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है कि इतने सारे आपके सड़क मार्ग का निर्माण किया गया है कि एक सड़क एक दूसरे को क्या करती है, काटती है। ऐसे एक सड़क ऐसे आया, दूसरी सड़क ऐसे आया, ठीक है, तीसरी सड़क जो है ऐसे जा कर के ऐसे हो जा रही है, इसी को क्रिस क्रॉस कहा जाता है। तो क्रिस क्रॉस जो है वो कहाँ मिलेगा आपको, तो यूएसए में, रूस में नहीं मिलेगा क्योंकि रूस का ऊंचावच ऊंचावच बर्फीली है, तो कहीं पहाड़ी है तो कहीं पठारी है, और मुख्य रूप से वहाँ की जनसंख्या क्या है, कम है। क्षेत्रफल अधिक है, जनसंख्या कम है, इसके कारण वहाँ पर जो रास्ते मिलेंगे, जो सड़क मार्ग मिलेगा, वो कहीं कहीं स्ट्रेट स्ट्रेट ही मिलेगा। इस बस आपको नहीं मिलता है क्योंकि जनसंख्या का अभाव है। इस देश के रूस देश के लोग ज़्यादातर हवाई परिवहन का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर, इसके कारण ये क्या है, गलत। अब देखते हैं, सड़कों का सर्वाधिक घनत्व पश्चिमी यूरोप में पाया जाता है। तो ये पश्चिमी यूरोप में नहीं पाया जाता है, ये भी आपके कहाँ मिलेगा, तो यूएस, ठीक है, यूएसए में मिलेगा। और क्रिस क्रॉस की बात करें तो आपके यूएसए और यूरोप दोनों में होता है। यूरोप में भी आपको क्रिस क्रॉस मिलेगा, लेकिन आपके रूस में नहीं मिलेगा, एशिया का रूस है, ठीक है जी। और पश्चिमी यूरोप में नहीं, ये यूएसए में है, तो ये भी क्या होगा, गलत। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो सही में आपके क्या है, ए है। सिर्फ एक ही क्या होगा, सही उत्तर होगा। एटी का सही उत्तर आपके ए हो जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। पनामा नहर के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना। तो ये पनामा नहर का निर्माण, ठीक है, इस नहर का निर्माण 1914 में रूजवेल्ट, थियोडर ने यूएसए के थियोडर रूजवेल्ट रूजवेल्ट के राष्ट्र राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट के शासन काल में क्या पनामा नहर का निर्माण यूएसए के राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट के शासनकाल में किया गया। और पनामा एक देश है, ठीक है, उसी देश में इस नहर का निर्माण किया गया है। इस नहर को इस नहर को प्रशांत महासागर और
अटलांटिक महासागर में स्थित सागर है। अटलांटिक महासागर में स्थित कैरिबियन सागर को तोड़ा गया। जोड़ा, ठीक है। इस नहर का निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर एवं पोलोन के बीच यूएसए द्वारा किया सही है। यह नहर लगभग 50 किलोमीटर लंबी है। इसमें जल बंधक तंत्र की ये 50 किलोमीटर नहीं है, ये आपके 82 किलोमीटर की लंबाई कितनी है, 82 किलोमीटर है, जिसके ये रॉन्ग है। लेकिन जल बंधक तंत्र की व्यवस्था की गई है। जल बंधक तंत्र की व्यवस्था की गई है जिसे लॉक, ठीक है, वाटर लॉक सिस्टम कहा जाता है। एक फाटक होता है उसका किया गया है, परंतु इसकी लंबाई जो है 82 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर नहीं है। इसके कारण ये रॉन्ग है। इस नहर के द्वारा न्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 500 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। ये 500 किलोमीटर 5000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है, तो 5000 नहीं, लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। लगभग 13,000, इसलिए ये भी क्या है, रॉन्ग है। ये भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसमें से एक सिर्फ क्या है, आप क्या पूछा जा रहा है, सही नहीं है पूछा जा रहा है। 2 और 3 जो है सही नहीं, कथन सही नहीं है। 2 और 3 आपके क्या हो जाएंगे, सही नहीं। 2 और 3 सही नहीं है, एक सही। तो दूसरा में 50 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर होगा। ये इसलिए गलत है, 5,000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है तीसरा में, लेकिन नहीं, 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हुई। तो ये दोनों के दोनों गलत हैं। तो 81 का सही उत्तर 2 और 3 अर्थात सी होगा। सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बिग इंच पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित किया जाता है। तो ये बिग इंच जो है यूएसए के टेक्सास नामक राज्य में द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दौरान कालीन हेतु पाइप लाइन पाइपलाइन पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। पैसे के न्यू जर्सी राज्य से जोड़ा से ही बिग इंच पाइपलाइन के नाम से हाँ के लिए है। तो पेट्रोलियम के लिए बिग इंच पाइपलाइन का निर्माण किया गया था। यूएस और टेक्सास से लेके न्यू जर्सी तक पाइपलाइन बनी थी।
पेट्रोलियम के लिए जो आपातकालीन स्थिति में टेक्सास से पेट्रोल न्यू जर्सी कोर लाया जा है, और ये यूएसए में भी बिग इंच पाइपलाइन उसका नाम दिया गया था। सही उत्तर आपके क्या होंगे? बी। बस विजेता बैच बहुत ही जल्दी आ रहा है। गौतम अभी गुड इवनिंग। आई होप कि फर्स्ट वीक आ जाएगा, कमिंग मंथ फर्स्ट वीक का बैच। 82 का सही उत्तर यहाँ क्या हो रहा है? बी हो रहा है जी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा कारक जनसंख्या के प्रवसन को प्रभावित करता है? प्रवसन मतलब माइग्रेशन, प्रवसन को प्रभावित करता है। तो प्रतिकर्ष कारक, ठीक है, प्रतिकर्ष कारक सही है। अपकर्ष कारक ये ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पुश, पुश फैक्टर, पुश फैक्टर, और इसे कहा जाता है इंग्लिश में पुल, पुल फैक्टर। ये दोनों ही सही। पुश फैक्टर का मतलब होता है कि किसी देश की गरीबी के कारण लोगों को मजबूरन वश अपने देश को अर्थात अपने क्षेत्र को छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। क्या चीज़ के लिए? रोजगार के लिए जाना पड़ता है। इसी को कहा जाता है पुश। तो पुश फैक्टर जब होगा तो माइग्रेशन हो रहा है, तो कहीं की जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। एक जगह कम होगा और दूसरी जगह जनसंख्या की वृद्धि होगी। और पूल फैक्टर का मतलब होता है कि कोई ऐसा क्षेत्र होता है, कोई ऐसा देश होता है, कोई ऐसा राज्य होता है कि जहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत, वहाँ बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऑफिस हैं, बहुत सारे कार्य हैं, तो लोग बेहतर बेहतर रोजगार के लिए उस क्षेत्र में पहुँचते उस क्षेत्र में पहुँचते हैं। उसे कहा जाता है पूल फैक्टर, उसे कहा जाता है पूल फैक्टर। तो बहुत लोग जब उस क्षेत्र में पहुँचेंगे अच्छा रोजगार के लिए, अच्छी आय के लिए, तो वहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे मुंबई में हुआ है, दिल्ली में हुआ है ना। इन सब क्षेत्रों में जब जनसंख्या बढ़ती है, बेटर ऑप्शन के लिए, अच्छा रोजगार के लिए, अच्छी आय के लिए, तो उसे कहा जाता है पुल फैक्टर। और मजबूरन वश अपना छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। जैसे बिहार के बहुत सारे लोग अपने राज्य को छोड़ करके अच्छा रोजगार के लिए दूसरे राज्य में पलायन कर जाते हैं, उसे कहा जाता है उस फैक्टर। ये हिंदी में प्रतिकर्ष कहा जाता है, प्रतिकर्ष कारक, और इंग्लिश में अपकर्ष को कहा जाता है पुल फैक्टर। ये दोनों के दोनों क्या है? सही है। ठीक है, गणांकीय कारक कोई इससे कोई लेना देना नहीं। प्रवसन से, माइग्रेशन से, वो पॉपुलेशन, ए और बी दोनों सही हैं। तो आपके सही उत्तर इसमें क्या हो जाएंगे? उपयुक्त में एक से अधिक, यानी डी इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। 83 का डी आपके क्या होंगे? सही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। ठीक है जी, यहाँ मैं लगा देता हूँ मोर देन वन ऑफ द अब। नेक्स्ट, जापान के संबंध में दिए गए कथन में कौन सा कथन सही है? जापान के बारे में पूछा जा रहा है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, बिल्कुल सही है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत टोक्यो के निकट स्थित, फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी है जो टोक्यो के निकट स्थित है, ये भी सही है। यानी कि फ्यूजियामा से लगभग 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर आपके दक्षिणी पश्चिमी टोक्यो, दक्षिणी पश्चिमी टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर है फ्यूजियामा, ठीक है, वहीं स्थित है, तो ये भी सही है। यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी विद्यमान है, इससे जन तथा धन को अपार क्षति होती, ये भी सही, ठीक है, ये भी सही है। क्योंकि जापान में सक्रिय ज्वालामुखी ज्वालामुखी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी पर्वत यानी सक्रिय ज्वालामुखी काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। के कारण क्या होता है? वहाँ के जन और धन को काफ़ी अपार क्षति होती, धन और धन को अपार क्षति होती है।
तो ये भी क्या है, सही है, ए सी, तीनों के तीनों आपके सही उत्तर हैं। तो आप क्या लगा देंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर। 84 के सही उत्तर भी क्या हो रहे हैं, डी हो रहे हैं। डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सीमा किन देशों के साथ स्पर्श नहीं करती है, नहीं करती है, चीन के साथ करती है, मालदीव के साथ नहीं करती है, ताजिकिस्तान के साथ भी नहीं करती है, अफगानिस्तान देखेंगे, अफगानिस्तान के साथ करती है, म्यांमार के साथ करती है। यहाँ पूछा जा रहा है नहीं करती है तो 2 और 3, नहीं करती है तो 2 और 3 आपके आंसर में दिया हुआ है। बी इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। नहीं करती है तो मालदीव और ताजिकिस्तान नहीं करती है, इसके सही उत्तर 2 और 3 होंगे, अर्थात बी इसके सही उत्तर होंगे। चीन भी करता है, अफगानिस्तान भी करता है, म्यांमार भी करता है। भारत के उत्तरी भाग में चीन होगा, है ना, ये उत्तरी भाग में क्या होगा, चीन होगा। म्यांमार आपके पूर्वी भाग में होगा, भारत के पूर्वी भाग में। और अफगानिस्तान आपके किधर होगा, तो उत्तरी उत्तरी पश्चिमी भाग में होगा। उत्तरी पश्चिमी भाग में अफगानिस्तान होगा, जो भारत के साथ में सीमा बनाती है मात्र 106 किलोमीटर की, ठीक है, मात्र 106 किलोमीटर की। तो इसमें जो स्पर्श नहीं करती है वो लिखाया गया है 2 और 3, मालदीव और ताजिकिस्तान नहीं करती है। सही उत्तर क्या हो जा रहे हैं, बी, 5 का सही उत्तर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, छोटी नदियों एवं नालों द्वारा किसी अपवाहित क्षेत्र में प्रवाहित जल को क्या है, वाटर शेड कहा जाता है, ठीक है। नदी द्रोणी में आपकी बड़ी बड़ी नदियां और उसकी उसकी सहायक नदियां अर्थात उप सहायक नदियां प्रवाहित होती है, उसे कहा जाता है नदी द्रोणी, जिसे रिवर बेसिन कहा जाता है। जल ग्रहण, ठीक है, जल ग्रहण का मतलब होता है कि जहाँ पर जल को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, मानव द्वारा निर्मित तालाब बनाकर जल को इकट्ठा करना को कहा जाता है जल ग्रहण, वाटर कैचमेंट एरिया। उसके बाद में जल संभर, जल संभर का मतलब होता है वाटर सेट। यही आपके क्या होगा, सही उत्तर होगा। यही क्या होगा, सही उत्तर होगा। प्रवाहित जल को क्या कहा जाता है, तो जल संभर, इसे इंग्लिश में वाटर सेट कहा जाता है। आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, ठीक है। नदी द्रोणी में बड़ी बड़ी नदियां और उसके सहायक नदियां जहां प्रवाहित होती है उसे नदी द्रोणी कहा जाता है, रिवर बेसिन, ठीक है। सही उत्तर आपके जल संभर होंगे, सी इसके सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कुट को सही चुनाव करना है। इधर राज्य है और इधर आपके झील है। तो राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान में इनमें से कौन से झील पाए जाएंगे, सांभर झील। उड़ीसा में आपके चिल्का जो एक लैगून झील है। सांभर आपके भारत के सबसे खारे जल की झील है जो राजस्थान में स्थित है। मणिपुर में आपके लोकटक झील है जो उत्तरी पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मीठे जल की झील है, ठीक है। इस झील में एक द्वीप है और वो द्वीप इस झील में तैरता हुआ प्रतीत होता है। तैरता हुआ झील पाया जाएगा मणिपुर में, जिसे लोकटक झील के नाम से जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश में आपको कोलेरू झील मिलेगा, ठीक है। तो राजस्थान 2 यानी ए का 2 होगा, ए का 2 यहाँ दिया हुआ, एक ही से सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। बी का 1 होगा, सी का 4 होगा एंड डी का 3 होगा, एक ही से सॉल्व हो जा रहा है। यहाँ चिल्का झील जो भारत का एक सबसे बड़ा लैगून झील है। सांभर झील जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। कोलेरू झील, कोलेरी कोलेरू झील एक मीठे पानी का झील है जो कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। और लोकटक झील उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे मीठे जल की बड़ी झील है जो मणिपुर में अवस्थित है। इसके सही उत्तर आपको यहाँ बता दिया गया, क्या है, ई है। बी इज योर राइट आंसर हेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे 88 का। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इसमें कौन कौन से? अक्षांश है, ठीक है, भूमि का उच्चावच ये भी है, भूमि का उच्चावच भी जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र तल से ऊंचाई ये भी है, ठीक है। जल और स्थल का वितरण, जल और स्थल का वितरण ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से दूरी भी होगा तो भी जलवायु को, किसी भी राज्य के जलवायु को या किसी भी क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करती है। तो 1 2 3 4 5 सभी के सभी राइट हैं। 1 2 क्या हुआ है, आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो पॉइंट्स है जो जलवायु को प्रभावित करती है, हमारे भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, ये जितने पॉइंट्स दिए हैं 5, ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए। है जी, बहुत अच्छा है, ये पॉइंट्स दिया हुआ है, इजी लग रहा है बट याद रहना चाहिए, ऐसे ही ध्यान में रखना है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सही उत्तर आपके सी हो जा रहे हैं। कोपेन के जलवायु प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उष्णकटिबंधीय जलवायु का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, बिल्कुल सही है। इसके जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान और प्राकृतिक वनस्पति होता है, ठीक है। कोपेन ने जो अपना जलवायु का वर्गीकरण किया है तो क्या चीज को आधार मानकर किया है? तो तापमान और प्राकृतिक वनस्पति को आधार मान करके कोपेन ने भारत के जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। ध्रुवीय प्रकार की जलवायु जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो। कि ध्रुवीय प्रकार की जलवायु जम्मू एवं कश्मीर में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु आपको कहाँ पाया जाएगा? ठीक है, तो ये आपके लद्दाख में तथा उत्तरी हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तथा उत्तरी पूर्वी उत्तराखंड, ठीक है, में पाया जाता है आपके कौन सा? ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। तो फिर जम्मू एवं कश्मीर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? तो महाद्वीपीय जलवायु आपको कहाँ मिलेगा? तो जम्मू एवं कश्मीर में मिलेगा, जिसके कारण ये रॉन्ग है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? सत्य कौन सा है? तो 1 और 2 सत्य है, 1 और 2 आपके बी में दिया गया है। सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? बी इसके सही उत्तर होंगे, 3 जो है गलत, क्योंकि ध्रुवीय प्रकार की जलवायु जम्मू एवं कश्मीर में नहीं पाई जाती है। जम्मू एवं कश्मीर में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, और हमारे भारत के ध्रुवीय प्रकार की जलवायु आपके लद्दाख में, उत्तरी हिमाचल प्रदेश में तथा उत्तरी पूर्वी उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। डीएफसी यहाँ की जलवायु क्या होगी? आपके डीएफसी होगी कोपेन के अनुसार, ठीक है। और ध्रुवीय यहाँ की जलवायु क्या होगी? ई प्रकार की होगी, ई प्रकार की, ठीक है, या ईटी भी हो सकता है। 89 का सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैंग्रोव वनों का विकास निम्नलिखित में से किन डेल्टा प्रदेशों में होता है? यहाँ डेल्टा प्रदेश की बात की जा रही है, तो महानदी डेल्टा प्रदेश है, नर्मदा एस्चुअरी है, नहीं होगा। 3 नंबर गोदावरी भी आपके डेल्टा प्रदेश है, तापी भी नहीं होगा। तो 1 और 3 आपके क्या होंगे? तो डेल्टाई प्रदेश है, महानदी और गोदावरी, जो बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करते हुए विलीन हो जाती है। और इन्हीं क्षेत्रों में, महानदी और गोदावरी वाली क्षेत्रों में डेल्टाई प्रदेश जिसे कहा जाएगा, वहाँ मैंग्रोव वन का विकास पाया जाता है, ठीक है। तो 1 और 3 क्या होगा? सही उत्तर होगा आपके। सही
मैंग्रोव वनों का विकास निम्नलिखित में से किन डेल्टाई प्रदेशों में होता है? तो 1 और 3 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, महानदी और गोदावरी। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा अपरदन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहता जल एवं पवन मृदा अपरदन के 2 कारक हैं। बहता जल एवं पवन मृदा अपरदन के 2 कारक हैं। बिल्कुल सही है ये। मृदा अपरदन किससे होता है? जल और पवन से होता है। इन्हीं के मुख्य कारक ये हैं। और भी कारक हैं, जैसे हिमानी से भी अपरदन होता है मृदा का, लेकिन मुख्य रूप से जल और पवन से सबसे अधिक मृदा का अपरदन होता है। परत अपरदन पर्वतीय क्षेत्र में अधिक होता है। ये गलत है, क्योंकि परत अपरदन पर्वतीय क्षेत्र में नहीं, कहाँ तो मैदानी क्षेत्र में अधिक होता है। मैदानी क्षेत्र में आपके क्या होंगे? परत अपरदन ज़्यादा होता है, पर्वतीय क्षेत्र में नहीं होता है। इसे सीट इरोजन कहा जाता है। सीट इरोजन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में हवा द्वारा या जल द्वारा ऊपरी वाला लेयर जो है ना, उसे काट कर कहीं और जमा करती रहती है। उसे ही कहा जाता है परत अपरदन, सीट इरोजन। तो हिमालय में सीट इरोजन नहीं होता है, यानी पर्वतीय क्षेत्र में सीट इरोजन नहीं होता है, परत अपरदन नहीं होता है। ये कहाँ होगा? तो मैदानी भाग में, जिसके कारण ये गलत है। पवन द्वारा अपरदन आर्द्र और वर्षा युक्त क्षेत्र में किया जाता है। तो पवन द्वारा कभी भी अपरदन आर्द्र और वर्षा युक्त क्षेत्र में नहीं होता है। कहाँ होगा? तो शुष्क, इस जगह पे क्या होना चाहिए? तो शुष्क तथा मरुस्थलीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपके पवन द्वारा अपरदन होता है। जहाँ पे वर्षा होगा, आर्द्र रहेगा, वहाँ पवन नहीं, नदी करती। ठीक है, वहाँ अपरदन कौन करती है? नदी द्वारा अपरदन होता है आर्द्र और वर्षा युक्त क्षेत्र में। लेकिन पवन द्वारा इस क्षेत्र में नहीं, शुष्क तथा मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। इसी कारण ये भी गलत है। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार यहाँ किया गया। कथन क्या पूछ रहा है कि कथन सत्य कौन है? सत्य एक ही है। तो केवल एक आपके दिया हुआ है ए में। ए क्या हो जाएगा? आपके सही उत्तर हो जाएंगे। 91 का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। कोई दिक्कत किसी को? तो और आशुतोष कुमार, कोई दिक्कत होगा आप कमेंट्स करेंगे। जहाँ भी दिक्कत होगा एकदम बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोगों को कमेंट। एक बार और समझाइए, मैं एक बार नहीं 2 बार समझाऊंगा। ठीक है, जहाँ फैक्ट होता है मैं अपने आप फैक्ट को ना जल्दी करके निकल जाता हूँ। कॉन्सेप्चुअल जहाँ होगा तो वहाँ मैं लिखूंगा भी, डायग्राम भी बनाऊंगा। एक बार नहीं, आपके रिक्वेस्ट से मैं कई बार उसको बस हमारी नज़र आपके कमेंट्स पे रहती है कि आपने क्या कमेंट्स किया है। मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर भी आप चाहते हैं कि वो वाला क्वेश्चन एक बार और समझा दीजिए, फिर से मैं समझाऊंगा। मेरे पास जल्दी कुछ नहीं है, बस कुछ क्वेश्चंस ऐसे ऐसे इजी होते हैं कि मैं थोड़ा जल्दी हो लेता हूँ। लेकिन जहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा मैं खुद ही रुक जाऊँ वहाँ। ठीक है जी, तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिए जहाँ भी दिक्कत होती। ये मैं बार बार कहता रहता हूँ, क्योंकि हमारा काम है ही आपको समझाना। डिस्कशन का मतलब ही यही होता है कि जहाँ भी दिक्कतें होगी वहाँ मैं सॉल्व करूँ और इजी वे में सॉल्व करूँगा। ठीक है जी, बस कहीं भी दिक्कत हो किस प्रकार की तो आप लोग जरूर बताएंगे हमें। अब देखेंगे भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग के बारे में लैंड रेवेन्यू की बात की जा रही है। भू राजस्व विभाग द्वारा अपनाए गए भू उपयोग वर्गीकरण में कौन शामिल है? कौन शामिल है? तो ये भू राजस्व विभाग अपनाए गए भू उपयोग वर्गीकरण में इसमें क्या क्या शामिल है वो देख लेते। ठीक है, लैंड रेवेन्यू में वनों के अधीन क्षेत्र, यही है, वनों के अधीन क्षेत्र ये आपके भू राजस्व विभाग का ही भाग है, पार्ट है। अस्थाई चारागाह क्षेत्र भी भू राजस्व विभाग का ही भाग है।
गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, ये भी आपके भू राजस्व विभाग के ही भाग हैं। ये भी आपके सही हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ए बी सी आपके सही है। सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएंगे। ये कुछ स्टेटमेंट दिया गया है भू राजस्व विभाग के द्वारा। ठीक है, जो भू राजस्व विभाग द्वारा अपनाए गए भू उपयोग वर्गीकरण कौन कौन सा शामिल है? तो ये तीनों के तीनों शामिल है। तीनों के तीनों ही क्या है? ये राइट है। तो डी हम लगाकर चलेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भौम जल, इसको अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है। अंडरग्राउंड वाटर जिसको पी के जल। तो भौम जल के उपयोग के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ठीक है, भूमिगत जल इनमें से सबसे अधिक किस राज्य में उपयोग किया जाता है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। युक्त में से एक से अधिक। अब इनमें से सबसे अधिक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में किया जाता है अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, क्योंकि अब देखेंगे कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी भूमि जल का उपयोग किया जाता है। भूमि जल का उपयोग का साधन क्या है? तो ट्यूबवेल है, नलकूप है। नलकूप है। और हमारे पूरी की पूरी भारत में भूमि जल का सिंचाई में 75% प्रयोग करते हैं। भूमि जल को हमारे भारत में कितना प्रतिशत सिंचाई में प्रयोग किया जाता है? तो 75%। तो ये जो भौम जल जो होता है, भूमि जल होता है, तो उसको हम प्रयोग कैसे करते हैं? नलकूप द्वारा सिंचाई करते हैं। नलकूप द्वारा सिंचाई करते हैं, उसी को भूमि जल कहा जाता है। और हमारे भारत में लगभग भूमि के जल को जल को सिंचाई में लगभग 75% प्रयोग करते हैं, जिसमें से सबसे अधिक प्रयोग करने वाला भूमि जल राज्य पंजाब हरियाणा है। उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद में तमिलनाडु है। ठीक है जी। अब यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार है, लेकिन त्रिपुरा, महाराष्ट्र नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ भी नहीं है। ओडिशा ओडिशा आपके थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। केरल भी नहीं है। आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? सी हो जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में ही भूमि जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई हेतु की जाती है। नहर भी एक साधन है। सिंचाई का साधन क्या है? आपके नहर है, नलकूप है, तालाब है, स्प्रिंकलर है और ड्रिप ड्रिप सिंचाई है। सबसे अधिक जो हमारे भारत में सिंचाई की जाती है, वो किससे की जाती है? तो नलकूप से की जाती है। नलकूप से की जाती है, जिसको लघु परियोजना भी कहा जाता है। लघु परियोजना के अंतर्गत आता है आपके नलकूप। ठीक है, तो भूमिगत जल सबसे अधिक उपयोग किया जाता है इन्हीं 4 राज्यों में। सही उत्तर हो जाएंगे। चावल की फसलों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो चावल खरीफ की फसल है, ये बिल्कुल सही है, आप सबको पता है। इसको उगाने के लिए औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर अधिक होनी चाहिए। 150 से अधिक होना चाहिए, ये भी सही है। वार्षिक वर्षा कितना होना चाहिए? 150 होना चाहिए। बिहार भी तो होना चाहिए। हाँ, तो एक से नहीं होगा ना। अब बिहार, मैंने बताया ना, बिहार उत्तर प्रदेश है, लेकिन और जो है उसके साथ में, तो सबको देखना है ना ऑप्शन में। इसीलिए उसे नहीं लिया जा सकता। बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन आपके आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं। सब कुछ देखना होगा। वहाँ पर तालाब से सिंचाई ज़्यादा की जाती है। तो देखेंगे, चावल खरीफ की फसलें हैं, सही है। इसको उगाने के लिए औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, ये भी सही। धान की फसलें औस, अमन और बोरो, ये पश्चिम बंगाल में ये 3 प्रकार की फसल उगाई जाती है। आंध्र प्रदेश में ये गलत। आंध्र प्रदेश के आप पश्चिम पश्चिम बंगाल
तथा असम असम राज्य में ये 3 प्रकार के फसल है, जिसे औस, अमन और बोरो कहा जाता है। ये आंध्र प्रदेश में है, जिससे गलत है। कथनों पर विचार करना है, तो कथन सत्य है पूछा जा रहा है, तो 1 और 2 क्या होगा, सही होगा। ये आपके यहाँ ठीक है, 1 और 2 आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, एकदम बिल्कुल प्रौद्योगिकी चाहिए ही उद्योग की अवस्थिति, यानी किसी भी उद्योग का निर्माण में प्रौद्योगिकी बहुत ही। हाँ, ये पश्चिम बंगाल एवं असम के चावल के औस, अमन एंड गुड। ठीक है। प्रौद्योगिकी जरूरी होता है किसी भी उद्योग की स्थापना में, की अवस्थिति जरूरी होता है, बाजार मार्केट भी जरूरी होता है, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी होता है, ऊर्जा के साधन एनर्जी भी बहुत जरूरी है। ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा, जो भी हो, वो ऊर्जा की भी जरूरत होती है। और महत्वपूर्ण तो श्रम है, बिना श्रम का कैसे होगा। ये सभी के सभी क्या हैं, आपके जो की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, 1 2 3 4 5 पाँचों हैं, 1 2 3 3 नहीं दिया गया है, में परिवहन ये नहीं होगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 नहीं दिया गया है, तो सीधे हम कहाँ चले जाएंगे, डी में, यानी कि उपयुक्त में 1 से अधिक, यानी सभी है, सभी के सभी इसमें शामिल है, वो काटा नहीं जा सकता। डी इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है जी, 95 का डी सही उत्तर होगा। ये विजेता बैच आप आ रहे हैं, डाउन छोड़ रहे हैं, जैसे जैसे सब टीचर को समय मिल रहा है अपने बैच को किया जा रहा है, इसी तरह हमारी भी बैच आ जाएगी समक्ष। रेलवे पटरी की चौड़ाई के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेलित है? बड़ी लाइन 1 मीटर, बड़ी लाइन 1 मीटर ये गलत, क्योंकि बड़ी लाइन आपके 1 मीटर नहीं होता है, ये होता है आपके 1 मीटर, 1 मीटर पॉइंट 676 1.676 मीटर होता है आपके बड़ी लाइन, 1 मीटर गलत है। ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, मीटर लाइन, मीटर लाइन जो होता है ये 1.616 नहीं होता है, ये भी गलत है, ये होता है 1.00, 1 मीटर ये होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत है। मीटर लाइन आपके कितने होते हैं, 1 मीटर होता है, इतना नहीं होता है। और बड़ी लाइन आपके 1 मीटर नहीं होता है, कितना होता है, इतना मीटर होता है, इतना मीटर होता है। ठीक है। छोटी लाइन आपके 0.76, ये सही है, ये सही है। या आप लिख सकते हैं, या 0.77 कहीं मिलेगा, आप 760 भी आपको मिलेगा कहीं, तो ये आपका सही है। ठीक है, ये आप 3 आपके क्या हो जाएंगे, युग्म सही है। तो केवल 3, यहाँ देख रहे हैं ना, केवल 3, इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, बी। ये फैक्चुअल चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ये याद रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है ना ये पूछ दिया जाता है, पूछ दिया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 96 का सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे, बी, केवल 3 ही सही है, 1 और 2 क्या है, गलत है, उल्टा पुल्टा कर दिया गया है, वहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य जहाँ हम लोग हैं वही है कि नहीं, वही होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट,
स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे तो ये 4 महानगरों को जो 4 नगरों को जोड़ता है। ये एक महानगर हो जाएगा दिल्ली है, और दिल्ली से हम कहाँ पहुँच गए, ये हो जाएगा आपका मुंबई, ये हो जाएगा मुंबई। और मुंबई से देखेंगे कि हम पहुँचेंगे कहाँ, चेन्नई। ठीक है, मुंबई से पहुँचेंगे चेन्नई, ये हो जाएगा आपका चेन्नई। और ये जो क्षेत्र होगा आपके, ये क्षेत्र ये हो जाए कोलकाता। कोलकाता हो जाएगा, इसको जोड़ दिया, कोलकाता हो गया। और फिर इसको जोड़ दिया कि दिल्ली से कोलकाता को दिल्ली से जोड़ दिया गया। इसी को कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसी को कहा जाता है। और इसका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का शुरुआत जो है अटल बिहारी वाजपेयी में 1995 में उन्होंने की। ये आपके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को प्रारंभ किया था, और इस कार्य को 2001 से शुरू कर दिया गया। ठीक है, अहम भूमिका ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है। ठीक है, और यही 4 महानगरों को राजमार्ग द्वारा जोड़ना, ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। राजमार्ग द्वारा जोड़ना को ही कहा जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। 4 महानगरों को जोड़ता है, और इसमें टोटल 13 राज्य, से हो करके ये आपके राजमार्ग टोटल 13 राज्यों से होकर गुजरता है। ये पूछा जा रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, इसका शुरुआत ने किया था 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी ने परियोजना प्रारंभ किए थे। और कार्य कब प्रारंभ हुआ था, तो 2001 से कार्य प्रारंभ हो गया। बात एक योजना बनाई गई थी 95 में, और 2001 से कार्य शुरू किया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, सही उत्तर। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया? हल्दी, इलाहाबाद से हल्दिया को किया गया है। कहेंगे कि ये आपकी क्या है, गंगा। और यहाँ से एक नदी निकलती है, ये और निकलती है। ये नदी और भी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित नदी को देख हो गई, तो आ, इस नदी में आकर नदी मिलती, और ये है यमुना नदी। और कहाँ मिलती? ठीक है, तो प्रयाग अभी पहले इसका नाम था
ये नदी आपकी है कि और इस क्षेत्र में आपके एक जगह मिलेगा ये हल्दिया कहा, पश्चिम बंगाल में हल्दिया है। क्या तो इलाहाबाद से हल्दिया तक एक राष्ट्रीय जल मार्ग का निर्माण किया, ठीक है। और इस राष्ट्रीय जल मार्ग को नेशनल वाटरवे वन के नाम से जाना जाता है। कि लंबाई इसकी लंबाई 1600 की लंबाई 1620 किलोमीटर है, ठीक है। जो इलाहाबाद से यह तक फैला हुआ है आपके राष्ट्रीय जल मार्ग, ठीक है। राष्ट्रीय जल मार्ग वन। सही उत्तर आपके क्या हो जा रहे हैं? 99 का सही उत्तर क्या होगा? ये होगा। 100 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में लौह तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक? ये होगा भिलाई, राउरकेला, बोकारो, भिलाई। इन तीनों में सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा? भिलाई। राउरकेला आपके उड़ीसा में स्थित है, राज्य में। ये आपके छत्तीसगढ़ में है और बोकारो आपके झारखंड में है। सही उत्तर इसके मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध नेपा नगर, ठीक है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का अर्थात भारत का सबसे बड़ा अखबारी कागज उद्योग जो मध्य प्रदेश के नेपा नगर नामक स्थान पर। तो बी इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर। होजरी की बात करें तो ये पंजाब के लुधियाना है ना। वस्त्र उद्योग तो कई जगह फैले, साथ में है महाराष्ट्र भी, पश्चिम बंगाल भी है वस्त्र उद्योग के लिए, तमिलनाडु भी है वस्त्र उद्योग, कई क्षेत्र है। होजरी किसको? पंजाब के लुधियाना को कहा, लुधियाना होजरी के लिए। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक सर्वाधिक संभावना कहाँ? मद्रास, कोच्चि, भावनगर। भावनगर भावनगर आपके के साथ में। और ये कहाँ? संभाग भाग आरी के निकट, आरी के भावनगर की जगह जो गुजरात में है, जहाँ भारत की ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना पाई। ठीक है, सही उत्तर इसके भावनगर। नेक्स्ट देते हैं। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है? महाराष्ट्र, ठीक है। तमिलनाडु, बिहार सबसे ज्यादा आप क्या होंगे? राष्ट्र। भारत में कौन सा राज्य ताप विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? जबलपुर में भी संगमरमर मिलता है। मकरान, गुजरात, राजस्थान। राजस्थान, मकरान ओके। जबलपुर मध्य प्रदेश में भी आपको मिलता है क्या? संगमरमर, जहाँ पे एक जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, अर्थात कपिल धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो जबलपुर में ही है। और यहाँ भी संगमरमर मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा संगमरमर आपके राजस्थान के मकरान जिला मिलेगा, मिलता है। सही उत्तर आपके बी होंगे, मकराना। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक?
बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती क्षेत्र में क्यों अधिक आते हैं? तो बंगाल की खाड़ी गर्मी के कारण, गर्मी के कारण ये क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की बात की जाए तो बंगाल के खाड़ी का जल अरब सागर के जल से ज़्यादा गर्म होता है और चक्रवात की उत्पत्ति वहीं होती है जहाँ ज़्यादा ताप होता है, अर्थात उस केंद्र में निम्न वायु दाब की स्थिति होती है। ठीक है, तो निम्न वायु दाब की स्थिति सबसे अधिक बंगाल की खाड़ी में होती है, इसके कारण बंगाल की खाड़ी में अत्यधिक क्या आता है, ये सही है। बंगाल की खाड़ी के पानी में रसायन चक्रवात के बनने में सहायक होती है? नहीं, पानी में रसायन चक्रवात के बनने में सहायक होती है, ये कोई कारण नहीं है। अंडमान और निकोबार की लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवात के आरंभ होने का कारण बनती है? बिल्कुल नहीं बनती। तो पूछा क्या जा रहा है, बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती क्यों अधिक आती है? तो ए तो सही है, बी और सी आपके गलत है। ठीक है, तो यही ऐसा कुछ यहाँ किया गया है, कौन असत्य है? तो ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये इसके सही उत्तर हो जाएंगे। है जी, बढ़ा जाए। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, क्या हुआ है? भारत की सिंचाई क्षमता अधिक भाग किससे? तो बृहद परियोजना से, लघु एवं बृहद परियोजना से। लघु परियोजना, लघु परियोजना में आपके नलकूप आ जाता है, नलकूप तथा तालाब, ये लघु है। और बृहद में बात करेंगे तो बृहद में आपको नहर आ जाए, नहर, फिर आपका लिया जाता है नलकूप, नल। लेकिन लघु यानी नलकूप और तालाब से सबसे ज्यादा भारत में सिंचाई से ज्यादा, नहर से सिंचाई उसी क्षेत्र में किया जाएगा जहाँ पे नदियाँ नदियाँ हमेशा सादा नीरा होती, नदी में हमेशा जल रहेगा, उसी नदी से नहर बना करके सिंचाई की जाएगी। लेकिन हमारे भारत के अधिकांशतः भाग में नदी सादा नीरा नहीं। दक्षिणी भारत में चले जाएं तो उस क्षेत्र में आपको तालाब और नलकूप से ही नलकूप से ही किए जाए। वो लघु परियोजना से सबसे अधिक ही, बृहद परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई की जाती है। ठीक है, लघु परियोजना में 5,000 से 10,000 होता है आपके। और सबसे छोटे जो होते हैं, छोटा परियोजना जो होता है, जो निम्न परियोजना होता है, में 2,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई। इसके सही उत्तर आपके सही हो जा रहे हैं। एक सही उत्तर, फसल चक्र आवश्यक है। क्रॉप क्रॉप फसल को बदल बदल करके करना, फसल बदल बदल करके क्या किसी कृषि करना, उसी को कहा जाता है फसल चक्र। क्या होता है? पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु फसल चक्र क्यों किया जाता है? पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि, मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु की जाती है आपके केवल, यानी सी इसके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर। मृदा की उर्वरता यानी उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र किया जाता है। फसल चक्र में क्या किया जाता है कि फसल को हमेशा चेंज कर दिया जाए, एक ही प्रकार के फसल काफी समय तक नहीं किया जाता। तो फसल चेंज कर कर के करने से उसकी मृदा हमेशा उर्वरक रहती है, उर्वरता उसकी बनी रहती है। कि आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर। त्रिवेणी नहर में किस नदी की पानी आता है? ये गंडक नदी।
पश्चिमी चंपारण में, पश्चिम चंपारण, ठीक है जी, ये आपके सही त्रिवेणी ना। बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। बिहार के पर्णपाती आपके आर्द्र पर्णपाती हो, शुष्क पर्णपाती भी होगा, ए और दोनों दोनों ही, ए और बी दोनों दिया हुआ है, तो सही उत्तर तो हम सही लगाएंगे ना। पर्णपाती दो प्रकार के होते हैं, पर्णपाती दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आर्द्र, आर्द्र, दूसरा क्या होगा, शुष्क। शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती में 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है, और आर्द्र में 100 से 200 सेंटीमीटर क्या होता है। और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो पर्णपाती हो, आर्द्र पर्णपाती पाए जाते हैं। बिहार की बात करें तो दोनों प्रकार के पर्णपाती हमारे पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती बिहार के दक्षिणी भाग में होगा, और आर्द्र पर्णपाती आपके उत्तरी और पूर्वी भाग। ये दोनों ही सही है, 109। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, शरीफ, राजगीर, बोधगया, नवादा आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, क्या हुआ है। प्री कैम्ब्रियन युगीन विंध्य चट्टान, प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान, टर्शियरी, ये सब आपके दक्षिणी पूर्वी भाग, और वहाँ जो पाई जाएगी वो होगा प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान, क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। तो एक नज़र यहाँ देख, अर्कट, क्रम में वैसे ये एक नदी प्रवाहित हो रही है, ये गंगा नदी। अब देखेंगे बिहार के इस क्षेत्र में पर्वत हो, इधर आपके शिवालिक होगा जो नेपाल में है, और ये बिहार पर क्षेत्र में जो होगा पठारी क्षेत्र है, ये क्षेत्र होगा, और इसे हम बिहार को उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब में विभाजित पूछा जा रहा है। ये वाला क्षेत्र जो होगा बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में आपकी मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी, जमुई और शरीफ, राजगीर, बोधगया, नवादा सब इसी, तो ये क्षेत्र जो होगा, ये जो क्षेत्र होगा, ये ये होगा आपके प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान, ये कहते हैं प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़, है। अब हम इस क्षेत्र में आएंगे, तो ये जो क्षेत्र होगा आपके, ये हो जाएगा विंध्य, है, प्री कैम्ब्रियन युगीन विंध्य चट्टान, हम सिर्फ विंध्य लिख देते हैं, विंध्यन, विंध्य चट्टान तरफ में मिलेगा, ठीक है। और टर्शियरी आपको कहाँ मिलेगा,
टर्शियरी चट्टान आपको कहाँ मिलेगा? पहाड़ के पूर्वी सॉरी उत्तरी पश्चिमी भाग में। ये हो गया ना उत्तरी पश्चिमी भाग, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ, ठीक है, साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ है। तो टर्शियरी इधर होगा, प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान आपके इस साइड में होगा और इस साइड में विंध्यन विंध्यन पर्वत श्रेणी इधर, विंध्यन चट्टान आपको इधर मिलेगा। ये आपके छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और ये हिमालय का शिवालिक का भाग हमारे बिहार में है जिससे टर्स का है। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएंगे? प्री कैम्ब्रियन युगीन धारवाड़ चट्टान क्या हो जाएंगे? सही उत्तर 110 का राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 110 है जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। See you everyone tomorrow again.